नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। 10 मार्च को वोटों की गिनती से पहले यूपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सपा ने प्रशासन पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया है। बरेली और वाराणसी जिलों में मतपत्र और ईवीएम पकड़े जाने के वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने और इन दोनों मामलों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा चुनावी धांधली का आरोप लगाए जाने के मामले को राज्य की चुनावी मशीनरी ने गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि इन दोनों मामलों में सोशल मीडिया समाचार माध्यमों पर उपलब्ध वीडियो और अन्य सामग्री को देखा गया है। इन दोनों मामलों में बरेली और वाराणसी के जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों जिलाधिकारियों की रिपोर्ट आते ही पूरे प्रकरण को केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय आयोग को ही करना है। बताते चले कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनारस में ईवीएम से भरी एक गाड़ी को पकड़ने का दावा किया था। पिकअप वैन को सपा के कार्यकर्ताओं ने घेर कर पहाड़िया मंडी के मुख्य द्वार को बंद कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जब ईवीएम इस गाड़ी में ले जाती हुई पकड़ी गई सपा कार्यकर्ताओं द्वारा। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने कहा कि चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम नहीं है। प्रशासन का ये कहना रहा है जो ईवीएम चुनाव में इस्तेमाल हुई थी वो सब स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ के कब्जे में सीलबंद है और उसमें सीसीटीवी की निगरानी है, जिसे सभी राजनीतिक दलों के लोग देख रहे हैं। बताते चले कि यूपी समेत 5 राज्यों के लिए गुरुवार को वोटों की गिनती की जाएगी और आने वाले कल चुनावी नतीजे सभी के सामने होंगे 10 तारीख को। लेकिन उससे पहले बरेली और वाराणसी में इस तरह का मामला सामने आने पर यूपी में सियासी संग्राम कह सकते हैं कि छिड़ गया है। तो 10 मार्च जिसका सभी को इंतजार है, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कारण वाराणसी में एक पेट्रोलिंग गाड़ी में ईवीएम देखा गया है। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव पूरे प्रशासनिक महकमे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के चुनाव में जीतने के कारण बीजेपी में खलबली मची हुई है। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल पर भी निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों।
तो अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर आरोप लगाया था कि सीएम के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव के जगह जगह फोन उनका जा रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हारे वहां पर वोटों की गिनती धीरे कर दो। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वही सपा है जिसे जनता खपा है और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला एमवाई फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, एमवाई मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम। तो वाराणसी में एक गाड़ी में ईवीएम का वीडियो सामने आने से राजनीतिक पारा अब अपने उफान पर है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक डीएम को नहीं हटाया जाएगा मतगणना होने नहीं देंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय, मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना। तो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश के आरोपों पर वाराणसी जिला प्रशासन का अब जवाब सामने आया है। वाराणसी के डीएम कौशल राज ने साफ कर दिया है कि इन सभी ईवीएम का चुनाव के नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। अपने बयान में उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण हेतु ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज जा रही थी। लोगों ने वाहन को रोककर उसे चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई है। कल काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की द्वितीय ट्रेनिंग है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हेतु ये मशीन ट्रेनिंग में हमेशा प्रयुक्त होती है। जो ईवीएम चुनाव में प्रयुक्त हुई थी
वो सब स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ के कब्जे में सीलबंद है और उसमें सीसीटीवी की निगरानी लगातार जारी है, जिसे सभी राजनीतिक दलों के लोग देख रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा अपनी सफाई में, आपको सुनवाते हैं। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है, ट्रेनिंग है, जिसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वजह से किया गया। इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो पोल्ड ईवीएम के लिए होता है। पोल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए। तो यूपी विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आखिर पूरा मसला है क्या? समाजवादी पार्टी किस तरह के आरोप लगा रही है? बीजेपी का इस पर क्या कहना है? उसी पर एक छोटी सी चर्चा के लिए बीजेपी नेता संदीप दुबे जी हैं हमारे साथ। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। धर्मेंद्र सिंह जी, सपा नेता हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी क्योंकि कल मतगणना होनी है, वोटों की गिनती होनी है, तमाम तरह की जो बातें कही जा रही है हर राजनीतिक दल की तरफ से, वो कल साफ हो जाएगा कि आखिर जनता का फैसला इस बार क्या रहा। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आपका पक्ष हम जानना चाहेंगे इस पर, धर्मेंद्र जी। देखिए, जो ईवीएम पे आरोप की बात आ रही है, ईवीएम पे आरोप ऐसे ही नहीं लगाया जा रहा है। हम लोग सबूत साथ हैं। किस तरह बनारस में आपने देखा ईवीएम मशीन गाड़ी में टहलती थी, हमारे कार्यकर्ता पकड़े। किस तरह अन्य जिलों में देखिए, किस तरह लखनऊ के अंदर गाड़ी आती है जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मतपेटियां रखी हुई हैं, वहाँ उसके साथ हथौड़ा है, पेचकस है, ताला तोड़ने वाले इक्विपमेंट्स हैं। तो इससे मंशा शासन की और उत्तर प्रदेश के जो तमाम पुराने अधिकारी पोस्ट उनकी मंशा साफ दिख रही है कि वो जनता ने उनको हरा दिया है। अब वो सहारा लेकर के, इसीलिए उन्होंने कितनी मेहनत करके सारे ये जो एग्जिट पोल्स ले आए हैं, अब उसको सही करने के लिए अंदर से प्रयासरत है। लेकिन लोकतंत्र में जनता का के हक को, हुकूक को नहीं मारा जा सकता। जनता जागरूक है। हमने इतना ही कहा है कि ये जो इनका प्रयास है इसको रोका। ठीक है धर्मेंद्र जी, लेकिन डीएम का बयान सामने आया। डीएम कह रहे हैं कि ये जो ईवीएम ले जाई जा रही थी ये ट्रेनिंग के पर्पस से लेकर जाई जा रही थी, इसका मतगणना से कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखिए, ये भी कंट्राडिक्टरी है। हाँ। अगर जो है वोटिंग हो चुकी है तो किस बात की ट्रेनिंग ले जा रहे हैं? इसके पहले तो निर्वाचन आयोग ट्रेनिंग नहीं कराया है क्या? सेकंड राउंड की ट्रेनिंग के लिए ये ईवीएम मशीन लेके जाई जा रही थी, जैसा कि डीएम का कहना है। सारे इलेक्शन खत्म हो चुके हैं नेहा जी, सारे इलेक्शन 7 तारीख को खत्म हो गए। 7 के बाद 8 में अगर मशीन पकड़ी जा रही है तो इसके पीछे निश्चित से उनकी मंशा गलत है। और दूसरे, इस पे भारत निर्वाचन आयोग को बयान देना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। ये कलेक्टर्स जो इनके पोस्ट किए हुए हैं, जब मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कलेक्टर्स को कहेंगे कि आपको ये करना है, तो उनका पोस्ट किया हुआ कलेक्टर करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि मतगणना में धांधली हो, हेराफेरी हो, इसके चलते ही ये ईवीएम के साथ छेड़खानी की जा रही थी। हमारे साथ संदीप दुबे जी लगातार बने हुए हैं, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। संदीप जी, धर्मेंद्र जी की आपने पूरी बात सुनी। सपा मुखिया अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो भी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि
वाराणसी में जिस तरह से मशीन देखी गई है, आरोप लगाते नजर आए हैं वो कि ईवीएम लेके जो जा रही थी, इसे लेकर मतगणना में हेरफेर की जाएगी और बीजेपी डर रही है, इसी वजह से अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, देखिए आज कुछ भी बुरा नहीं बोलेंगे और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ विपक्ष का, खासतौर से अखिलेश जी का, जिन्होंने अपने पिताजी को छोड़ दिया और उसके बाद पिताजी को भी भला बुरा कहा। तो ये लोग पहले से ही भला बुरा किसी को भी कहते रहते हैं, ये एलिगेशन भी लगाते हैं। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। ये कभी कहेंगे मतदाता गलत है, कभी कहेंगे मतपेटी गलत है, कभी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट गलत है, कभी 370 हमने हटाया 370 गलत। तो इनके शब्द में ही गलत है, हर चीज में गलत 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 इतना है। सब मोदी जी गलत है, योगी जी गलत है, बीजेपी का कोई आदमी वो गलत है, कोई राष्ट्रवादी है वो गलत है, जो वंदे मातरम के नाम पे अपना जीवन देता है वो गलत है, जनता ने वोट दिया वो ईवीएम गलत है। अब भैया गलत क्या है कि ये सब पहले अपने आप को ठगने की है, जनता इनको नकार चुकी है और बुराई करने वालों को कभी वोट जनता नहीं देती, हमेशा जीत सत्य की होती है। अब भैंस छूट गई, खोल दिया, अब पुलिस ढूंढ रही है, अब ऐसे लोगों को वोट तो नहीं देगी। ये तो खैर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी जी, ये तो खैर संदीप जी एक ही दिन की बात रह गई, कल सभी के सामने होंगे नतीजे कि आखिर जनता ने किसे स्वीकारा है, उसमें ज्यादा अब समय रहा नहीं। देखिए तो हम लोग ईवीएम पे सवाल कर रही हैं जी, ईवीएम पे निर्वाचन आयोग को बयान देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कला करके बयान दे रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जब चुनाव खत्म हो गया 370 और इसके साथ क्या किया इन्होंने अपने नेताओं के साथ क्या किया, आपको पूछने वाला है कि धर्मेंद्र जी, जैसे लोग लेकिन धर्मेंद्र जी उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर इस पर इंकार किया है ना। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो वीडियो में ईवीएम दिखाया जा रहा है वो ट्रेनिंग के लिए है, ये राज्य चुनाव आयोग का कहना है। इतना कहना है कि इस पे सीधे निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को डेमोक्रेसी हत्या की जा रही है, मुख्य निर्वाचन आयोग को बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए किन परिस्थितियों में मशीनें बरामद हो रही हैं, किन परिस्थितियों में संदिग्ध लोग वहां जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में टूल्स बरामद हो रहे हैं। ठीक है, तो आप निष्पक्ष मतगणना कैसे हो पाएगी, इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग बयान देना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इनकी सर देखिए पक्ष तो जानना पड़ेगा ना सर। आप भी तो आरोप पार्टी पर ही लगा रहे हैं, आप भी तो आरोप पार्टी पर ही लगा रहे हैं, इसलिए पार्टी का पक्ष भी तो जानना महत्वपूर्ण है यहाँ पर। बिल्कुल आप पक्ष जानिए, वो भी डेमोक्रेसी के हिस्सा है, चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके पक्ष बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ईवीएम टेम्परिंग पर या जो स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की बात पर ये विशुद्ध रूप से निर्वाचन आयोग का मामला है, इस पर बयान निर्वाचन आयोग को देना चाहिए किन परिस्थितियों में मशीनें बरामद हुई, किन परिस्थितियों में वहां तक टूल्स। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, निगरानी में सभी मशीनें। तो व्यक्तिगत रूप से बताऊं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों का जो है सभी प्रत्याशियों को उसका कोड मोबाइल में ऐप के माध्यम से लगातार निगरानी का वो किया गया था। तमाम जगह ऐसी है कि जहां कलेक्टर्स ने किसी भी विपक्षी पार्टी को उसका कोड नहीं दिया है, न उनके मोबाइल में वो कैमरे चल रहे हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आप भी जानती हैं कि कब बिजली कट के कब कैमरे से क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। संदीप जी उसकी फुल प्रूफ व्यवस्था होनी, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी काम नहीं है, इसमें निर्वाचन आयोग को जवाब। ठीक है धर्मेंद्र जी एक बार संदीप जी को सुनिए। अच्छा कि कहा ये चोर वो चोर, ऐसे वैसे जनता ऐसे ही डिप्रेशन में हार रहे हो, उसका भी खींच जो है जनता सबसे निकाल। कौन हार रहा है? आपके नेता प्रचार तक नहीं कर पाए, दयावालिया जिनसे पूछिए जो विधायक चुनाव इलेक्शन को। ठीक है धर्मेंद्र जी, संदीप जी सुनिए, देखिए हार कौन रहा है जीत कौन रहा है इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में ऑलरेडी कैद हो चुकी है और कल सभी के सामने नतीजे होंगे। उम्मीद करते हैं कल आप दोनों के साथ फिर जुड़ेंगे और फिर आप दोनों का पक्ष जानेंगे और देखेंगे कि बिल्कुल सर, और देखेंगे कि जनता ने विश्वास किस पर जताया है। ठीक है धर्मेंद्र जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का मैसेज जुड़ने के लिए और फिर आपसे जरूर जुड़ेंगे और देखेंगे कि क्या फैसला जनता का रहा, क्या किस पर भरोसा जनता ने जताया है। लेकिन आपको बता दें कि ईवीएम पर सवाल पहली बार उठे नहीं है। बीजेपी भले ही अखिलेश यादव के आरोपों का मजाक बना रही हो, लेकिन
ईवीएम पर सबसे पहले सवाल बीजेपी ने ही उठाया था। साल 2009 में जब बीजेपी के गठबंधन को सत्ता नहीं मिली थी तो पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने उस दौरान ईवीएम के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी को लेकर देश भर में अभियान भी चलाया था। तो अकेली पार्टी बीजेपी नहीं रही जिसने ईवीएम पर सवाल उठाया हो। कांग्रेस से लेकर आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी और अब समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती दिखाई दे रही है। साल 2009 में ओडिशा के बीजू जनता दल के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि प्रदेश में नवीन पटनायक की सरकार बनने के पीछे कोई और नहीं बल्कि ईवीएम मशीन है। साल 2014 की बात की जाए तो असम लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव समेत टीएमसी के चीफ ममता बनर्जी की बात की जाए तो उन्होंने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने राज्य में विधानसभा चुनाव में ईवीएम का ट्रायल भी पेश कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर चुनाव कराने की कई बार मांग भी की। साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीएसपी मुखिया मायावती ने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि बीएसपी को बीजेपी नहीं बल्कि ईवीएम मशीन ने हराया है। तो हर पार्टी ने करीब करीब ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और कल मतगणना है। ऐसे में उससे पहले जिस तरह की तस्वीरें आपके सामने है, वाराणसी में ईवीएम मशीन एक गाड़ी में लेकर जाई जा रही थी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी को रोका और उसके बाद इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $140 प्रति बैरल पहुंच गई है। ये जुलाई 2008 के बाद सबसे ज्यादा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की संभावना के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि तेल को यूपीए की सरकार ने डीरेगुलेट किया था और अगर आप डीरेगुलेट करेंगे तो उसमें फ्राइट चार्जेस भी जुड़ जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम तेल की कमी नहीं होने देंगे। ये भी तो ध्यान रखिए कि दुनिया में हालात आखिर क्या है। रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है। तेल की कीमत इंटरनेशनल स्थितियों पर निर्भर करती है। हम अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा होगा वही फैसला लेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। by global prices, or there is a war-like situation in one part of the world, तो oil companies will factor that in, और बाकी हमें जो निर्णय लेंगे वो we will take those in the best interest of our citizens। ये कारण जो है दाम क्यों बढ़ा है मैं आपको बताता हूँ। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी तो तेल का लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, मुझे याद है 25 मार्च को, उस समय इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल केम डाउन to $19.56। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है। तो इसका निर्णय, इस पे निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सर्वाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उस पे वो डिटर्मिन वो खुद करते हैं। बाकी मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे पूरे रसाल को बुलाया है, पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, इवन दो आवर रिक्वायरमेंट इज कितनी है 85% वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर क्रूड एंड आई थिंक 50। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।